हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल किए थे, उनको हल किया था। और उससे पहले मैंने आपको समुच्चय से संबंधित विस्तार से जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको ठीक प्रकार से पढ़ा होगा और कॉपी में ठीक प्रकार से लिखा होगा। आज हम उससे आगे प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 4। विभिन्न खंड हैं इसमें, तो एक एक करके हम इनको हल करेंगे और जो बातें मैंने पहले बताई थी उसका संज्ञान लेते हुए हम इसको हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न इसने दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। दो विधियां बताई थी मैंने, समुच्चय निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि। तो अब जो ये दिया हुआ है पहला सवाल, 3, 6, 9, 12, ये एक समुच्चय दिया है। ये किस रूप में दिया हुआ है? ये समुच्चय निर्माण, ये आपको दिया हुआ है रोस्टर मेथड से, सूची के रूप में है ना, तो इसको कहते हैं हम रोस्टर मेथड। इसको निरूपित करने का रोस्टर मेथड है ये। और अब हमें इसे किस में करना है कन्वर्ट? समुच्चय निर्माण रूप में। अभी पिछले सवालों में हमने क्या करता, समुच्चय निर्माण से रोस्टर में लाए थे। अब ये रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि में इसको करना है। तो मैंने ठीक प्रकार से बताया था कैसे करते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे क्या नियम इसमें हम लगा सकते हैं, क्या कथन हम इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं 3 का मल्टीपल है ये, 3 गुणा 1, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हमने इसको इस तरह से तोड़ लिया। तो आप देख रहे हैं 3 कॉमन है सब में, और आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये बढ़ते क्रम में प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं x इज सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट x बराबर 3n कर सकते हैं। 1, 2, 3, ये n क्या है, जहां n क्या है आगे हमने लिख दिया, n 1 और 4 के बीच में है। n इज लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से लेकर 4, n का मान क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4। तो ये अंतराल के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो ये कहलाएगा समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें x इस प्रकार है कि x बराबर 3n। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोई कथन लिखते हैं या कोई जो नियम के अनुसार ये, या इसका कोई गुणधर्म जिसको हमने बताया था, इसके अनुसार ये लिखे गए हैं। तो ये इस गुणधर्म के अनुसार आप इसको रोस्टर मेथड में भी चेंज कर सकते हैं, और रोस्टर मेथड से हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें कोई दूसरा नियम लागू हो सकता है। 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको आप देख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 दूनी 4, फिर आप देख रहे हैं इसका घन है ये 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5 बार यदि 2 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 32। तो ये आपको देखना पड़ेगा समुच्चय निर्माण विधि में बदलने के लिए कि किस नियम के अनुसार ये किस गुणधर्म का पालन करते हैं। तो ये आ गया x इज सच दैट। अब इसके बारे में क्या निर्णय ले सकते हैं, x इज सच दैट यानी कि x इस प्रकार है कि x बराबर 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, ये बढ़ता जा रहा है ना, प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 5 तक। तो x बराबर 2 की पावर n हम कह सकते हैं, जहां या तथा n का मान किसके बीच में होना चाहिए, 1 और 5 के। n इज लेस देन इक्वल टू 5, उसमें 5 और 1 भी इंक्लूड है। ठीक है, ये इसको हम अंतराल कहते हैं, संवृत अंतराल। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये इसको जो लिखते हैं हम, ये रेंज, ये अंतराल, एक संवृत अंतराल होता है, एक विवृत अंतराल होता है। तो ये अभी हम आपको निरूपण करना और उसको लिखना समझाएंगे, अभी आगे आएगा ये टॉपिक, है ना। तो ये अंतराल के रूप में हम इसको लिखते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कॉमा लगा के। ठीक है, ये हमने समुच्चय निर्माण विधि में इसको बदला। इसी तरह से तीसरा पार्ट है, देखिए तीसरे में क्या नियम लगता है, 5, 25, 125, 625। तो आप देख रहे हैं 5, 5 पंजे 25, 25 का वर्ग 625,
तो आप देख रहे हैं 5 गुण 5 एकम 5 की पावर 1 आएगा, फिर 5 पंजे 25, 2 5 की पावर 2, 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3, और 4 बार यदि गुणा करेंगे तो 5 की पावर 4, 4 बार गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं उसी तरह से पिछले सवाल की तरह 5 यहाँ पर स्थिर है, जो इसकी घातें हैं वो आप देख रहे हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं 4 अंक तक, 1 2 3 4। तो इसमें हम पिछले सवाल से समझकर लिख सकते हैं x इस प्रकार है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां n क्या है 1 2 3 4, या आप कह सकते हैं n इज लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इतना काम करना है आपको। हमें ये चेक करना है कि किस नियम के अनुसार लिखा है। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो 2 4 6 1 2 3 4 5 6 ये तो हो जाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ आ रहा है और एक होता है 1 3 5 7, ये होती है विषम प्राकृत संख्याएं, इसी में सब प्राकृत संख्या में से निकलेंगी। अब आप ध्यान देंगे 2 4 6 8 10, तो ये क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग चला जाता है। तो ये सम संख्याएं हैं, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें और कोई नियम लागू नहीं हो रहा। इसमें क्या कह सकते हैं, ये किस गुण के अनुसार है, x इज सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। ठीक है, पांचवा है 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, फिर है 100 अंकों तक है। तो इसमें क्या, ये 1 4 9 इस तरह से आप देख रहे हैं, ये सब वर्ग हैं, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और लास्ट में कितना है 10 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग डॉट 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 10 की पावर 2। ठीक, तो इसे भी हम सीधे से लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर घात इसकी स्थिर है यहाँ पर, और नीचे का जो आधार है वो बदल रहा है, किसमें, प्राकृत संख्याओं के रूप में। n से प्रदर्शित करेंगे इसको, तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2, जो स्थिर है उसको हमने स्थिर लिख दिया 2। और क्या इसमें नियम लागू हो रहा है, n का मान 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक है, तो n इज लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब इनको सूचीबद्ध करना है। तो देखिए सूचीबद्ध करने के लिए क्या है, ये अब ये समुच्चय निर्माण में था, अब हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं। तो ये है a इज इक्वल टू x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। a बराबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो विषम जैसे सम वाला करा था अभी ऊपर, तो ऐसे ही यहां पर ये विषम हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये विषम प्राकृत संख्या है, तो हमने इसको रोस्टर मेथड में लिख दिया। ठीक है, सूचीबद्ध करना है अर्थात रोस्टर रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो अब इसी तरह से दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा पार्ट है b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x एक पूर्णांक है और उसका मान किसके बीच में है, -1/2 से 9/2 के बीच में है। अगर यहाँ बराबर का साइन होता या इक्वल साइन होता तो ये भी माना जाता है इसमें, लेकिन पूर्णांक, पूर्णांक माने पूर्ण अंक, पूरा अंक होना चाहिए, ना कि दशमलव में होना चाहिए। ठीक है, तो -1/2 को हम क्या कह सकते हैं, -0.5 कह सकते हैं, लेस देन x, है ना, x इज ग्रेटर देन -0.5 और लेस देन 4.5, 9/2 मतलब 4.5। सही, तो b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4,
बी का मान कितना है 0 1 2 3 4। ठीक, कैसे निकाला? अब आप ध्यान देंगे -0.5 के बाद कौन सा पूर्णांक आएगा? 0 आएगा। फिर 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 4.5 से कम वाला चाहिए हमें, यहाँ पर -5 से अधिक वाला चाहिए। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार ये हमारा समुच्चय इस प्रकार से सूचीबद्ध हम करते हैं इसमें अवयवों को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा पार्ट है C इज इक्वल टू x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो C बराबर क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2। पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान किससे? 4 से कम है ना। x स्क्वायर का मान किससे कम होना चाहिए? 4 से कम। तो 4 से कम कब आएगा? जब हम x का मान क्या लेंगे? -2। -2 का वर्ग क्या होता है? 4 बराबर 4 या लेस देन 4। -1 का वर्ग क्या होगा? 1। 0 का वर्ग 0, फिर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 2। अगर हम इसमें -3 लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, उसको हम नहीं लेंगे। तो इस नियम के अनुसार जो हमारे पास अवयव आएंगे वो क्या होंगे? -2 -1 0 1 2। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट है फोर्थ। D इज इक्वल टू x इज सच दैट x LOYAL शब्द का एक अक्षर है। x इज सच दैट x LOYAL शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें क्या आएगा? अब L 2 बार आ रहा है इसमें, तो मैंने क्या कहा था? जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो इसमें किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो LOYA एक ही बार आएगा। क्रम इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम किसी अक्षर को या किसी अवयव को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया। पांचवा है E इज इक्वल टू x इज सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। जिसमें 31 दिन नहीं होते, कौन कौन से महीने होते हैं ये ध्यान में रखना है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये ऐसे महीने हैं जो 31 दिन के नहीं होते। इनको हमने सूची रूप में लिख दिया इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, छठा पार्ट क्या है? F समुच्चय है। F इज इक्वल टू x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन होते हैं ना, जो k से पहले आता है। इसमें से क्या करना है? जो लिखते समय ध्यान रखना है, व्यंजन लिखने हैं हमें, स्वर नहीं लिखने हैं, और लेकिन k से पहले पहले। तो ए स्वर है इसलिए इसे छोड़ दिया, B C ये व्यंजन है, D E स्वर है इसको छोड़ देंगे, F G H I क्या है? स्वर है, और J। तो ये आ गया हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है और जो K से पहले आता है। तो हमारे पास ये इस प्रकार से B C D F G H J, ये हमारा रोस्टर मेथड के अनुसार समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर मेथड में हमने इसको इस प्रकार से परिवर्तन किया, सूचीबद्ध किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको एक अभ्यास कार्य के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला, यानी कि मिलान करना है उनको। तो एक तरफ आपको रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, उसमें किताब में आप देख सकते हैं, और एक तरफ लिखा हुआ है आपके पास समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको आप देख लेंगे किताब में से, है ना, किताब आपके पास होगी, नहीं तो NCERT गूगल से भी आप उसको निकाल सकते हैं किताब को। तो उसमें छठा क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ये आपको निकालना आ ही गया होगा। ठीक है,
यानी कि रोस्टर मेथड से समुच्चय निर्माण विधि में और समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर मेथड में के द्वारा बदलना, ये आपको आ गया होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मिलान करना है, सिर्फ आपको सब कुछ दिया हुआ है। आपको राइट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, राइट साइड में आपको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो रोस्टर रूप में लिखे हैं। बस आपको मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन आप घर में करेंगे अभ्यास कार्य के रूप में, ये आपको करना है। मुझे उम्मीद है आप इसको करने में सफल होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिक्त समुच्चय। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है ऐसा समुच्चय जो खाली हो, रिक्त हो। तो क्या परिभाषा बनती है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, अर्थात अवयवों की संख्या शून्य होती है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई अथवा खाली ब्रैकेट, जो मंझले ब्रैकेट है, इस तरह से लिख के व्यक्त किया जाता है। जहां भी ये लिखा होगा हम कहेंगे ये रिक्त समुच्चय है, फाई। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय की परिभाषा नाम के अनुसार ये परिभाषा बनती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे a बराबर x इज सच दैट x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। तो एक विद्यार्थी दोनों कक्षाओं में तो हो नहीं सकता, या तो वो 10वीं में होगा या वो 11वीं कक्षा में होगा। ठीक है, तो चूंकि एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10th और 11th में अध्ययन नहीं कर सकता, अतः समुच्चय ए में कोई भी अवयव नहीं है। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो दोनों क्लास में हो, अतः समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे उदाहरण बन सकते हैं। जैसे हम ये कहें कोई समुच्चय दिया हुआ है, प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में अगर हम ये कहें कि अगर हम कहें कि विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्याएं नहीं है, सम में विषम नहीं होंगे और विषम में सम नहीं होंगी। तो इस प्रकार के समुच्चय भी हम उसमें रिक्त समुच्चय की श्रेणी में ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, दूसरा समुच्चय आता है परिमित समुच्चय। क्या नाम है, परिमित समुच्चय, परिमित, फाइनाइट। परिमित का मतलब हुआ फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम a बराबर क्या है, 1 2 3 4, हमें पता है इसमें 4 अवयव है। b a e i o u है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, 5 स्वर होते हैं। तो na कितना है, 4, nb कितना है, 5। यानी कि हम ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या को हम बता सकें, इसमें इतने अवयव हैं, तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इस पर आधारित है अगली एक्सरसाइज। अपरिमित समुच्चय, इसका विलोम हो जाएगा, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित अथवा असीमित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। प्राकृत संख्या हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव, अनंत तक हमें पता ही नहीं कितनी संख्या है। निश्चित रूप से हम ये कहने में असक्षम हैं कि इसमें कितने अवयव हैं। अनंत जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इतने अवयव हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे, जिसमें हम अवयवों की संख्या को ना बता सकें ठीक प्रकार से। जिसमें असीमित अवयवों की संख्या होती है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अभी सवालों में आएगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। समान समुच्चय, जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, दो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं
यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो, अर्थात A बराबर B। दो अवयव कब समान कहलाएंगे? जब उनके अवयव भी बराबर हो। क्रम कुछ भी हो सकता है लेकिन उनके अवयव जो हैं वो सेम होने चाहिए दोनों में। आप देख रहे हैं ए में 1 2 3 4, बी में 4 3 2 1, या बीच में भी कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ए बराबर बी। यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी तो दो समुच्चय ए और बी असमान समुच्चय कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। इस पर आधारित है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, 1.2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? अब ये तीन परिभाषा मैंने बताई, इस पर आधारित है ये सवाल। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कई खंड हैं। ठीक है, 4 खंड हैं, इनको करते हैं हल। तो अब इसमें देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती हैं? विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7 है ना, 9 इस प्रकार से होती हैं। और विषम कहते ही उसे हैं जिसमें 2 से भाग ना जा सके। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसमें कितने अवयव होंगे? एक भी अवयव नहीं होगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं होती विषम संख्या जो 2 से, जिसमें 2 का भाग चला जाए पूरा पूरा। तो इसलिए हम जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 7, इसका कारण लिखते हैं, है इनमें से कोई भी 2 से भाज्य नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। इस तरह से दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13, इस तरह से चलती चली जाती हैं सम अभाज्य संख्याएं। लेकिन अब उसने कहा सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याएं, तो सम कौन कौन सी है इसमें? आप देख रहे हैं दो है खाली। तो अतः सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 2 होगा। बाकी सब विषम देख रहे हैं आप, जितनी भी अभाज्य संख्या है ये विषम है, अतः यह रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें एक अवयव आ गया, यानी कि जिसका मान है 2। इसी तरह से अब हम तीसरा करते हैं, x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और उसमें कंडीशन क्या दी है? x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। तो हम जानते हैं कि ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। हम जानते हैं कि 5 से छोटी तथा 7 से बड़ी प्राकृत संख्या संभव ही नहीं है। आप करके देख सकते हैं अपने आप। अतः यह रिक्त समुच्चय है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब चौथा पार्ट है, y इज सच दैट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। हम जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अतः यह रिक्त समुच्चय है। अतः यह रिक्त समुच्चय। हम जानते हैं ना कि जो 2 समांतर रेखाएं हैं वो कहते ही हम समांतर रेखा उनको हैं जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये संभव ही नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो 2 समांतर रेखाओं को में उभयनिष्ठ हो, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो परिभाषाएं अभी हमने पढ़ी हैं उसी पर आधारित है, आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? परिमित की परिभाषा भी बताई, जिनमें अवयवों की संख्या हम निश्चित होती है या सीमित होती है, और जिनमें असीमित होती है अवयवों की संख्या वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। जैसे
अब वहां तो उदाहरण हम नहीं बता पाए, लेकिन सवाल में आ गया। वर्ष के महीनों का समुच्चय। हम जानते हैं किसी वर्ष में 12 महीने होते हैं और वो क्या है, परिमित समुच्चय। इसी तरह से अपरिमित समुच्चय 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसमें हम नहीं बता सकते कि कितने अवयव हैं, जितने आप आगे तक बढ़ते चले जाएंगे ये चलता रहेगा, तो इसे कहेंगे हम अपरिमित समुच्चय। इसमें अवयवों की संख्या असीमित है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। तो आप देख रहे हैं इसमें निश्चित है अवयवों की संख्या कितनी है, 100 है। तो ये परिमित समुच्चय है। ठीक, इसी तरह से 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ये क्या है, अपरिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे, 101 102 103 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आगे की लिमिट हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि अवयवों की संख्या इसमें क्या कहलाएगी, असीमित, अनिश्चित, अपरिमित, यानी कि हम बताने में असमर्थ हैं कि कितनी संख्या होगी। इसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय कितना हो जाएगा, 99 से कम हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसको परिमित की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको प्रश्नावली 1.2 के 2 सवाल और उससे पहले प्रश्नावली 1.1 पूरी कराई है और बीच में 3 परिभाषाएं बताई हैं। तो इसको आप ठीक प्रकार से लिखेंगे और उसको दोहराएंगे, कॉपी में लिखकर इसको दोहराएंगे और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है, आज की इस कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।